साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। मैं बता दूं साथियों, देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कि उछल रहा है जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना जो कि कांग्रेस भी इसमें कई समय से, राहुल गांधी जी जो कि विपक्ष के नेता भी हैं, सांसद हैं, उनका भी कई बार सदनों में कहना था कि जो देश की आबादी है उसमें बराबर से हिस्सेदारी होना चाहिए, तो उसके लिए जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है। और भी कई पार्टी के जो नेता हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो भी कई बार जातिगत जनगणना को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। कई सामाजिक सेविक संगठन भी जातिगत जनगणना को लेके काफी आंदोलन कर चुके हैं, कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी है। अब जो जातिगत जनगणना सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो एक या तो इसको मोदी सरकार का हम मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या विपक्ष का एक जीत कहेंगे इसको, कि जो सरकार द्वारा मान ली गई है। आखिर किन शब्दों में हम जातिगत जनगणना को अपने शब्दों में कहेंगे? हमारे साथ साथियों आज युवा समाज से भी राहुल वरैया जी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। हम इनसे जानेंगे आखिर जातिगत जनगणना का कितना असर देश में देखने को मिलेगा और क्या इसके फायदे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। क्या क्या लगता है, जातिगत जनगणना सरकार ने ऐलान कर दी है, क्या कहना चाहते हैं? तो हमारे और आपके दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जो जातीय जनगणना का विषय बना हुआ है, उस जातीय जनगणना का मेन विषय तो ये है, चर्चा का विषय ये है कि जातीय जनगणना होना इसलिए जरूरी है क्योंकि शैक्षणिक रूप से भागीदारी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से यदि ओबीसी की जातीय जनगणना होती है तो उसमें शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी के विषय का चर्चा का विषय है। और जिस तरीके से सरकार ने केंद्र में कैबिनेट की जो टीम है, उनकी मंत्रियों की जो टीम है, उन्होंने जिस तरीके से जातीय जनगणना का करने का जो उन्होंने आश्वासन दिया है, यह जो बात कही है, तो बिहार में चुनाव भी है, इसी महीने के अंत में होना है, तो ये एक चुनावी जुमला भी हो सकता है। और तमाम सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाने के लिए भी ये एक जुमला दिया गया है, क्योंकि हमें सरकार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही सरकार की बात को स्वीकार करेंगे, जब तक अंत तक जातीय जनगणना नहीं हो जाती। क्योंकि इससे पूर्व में भी पहली बार जो जनगणना हुई वो 1881 में अंग्रेजों के द्वारा हुई। उस समय देश की जो आबादी थी लगभग 25 - 25 करोड़ के समथिंग थी। उसके बाद जो जनगणना हुई 1931 में जनगणना हुई, जिसमें ओबीसी के जो आंकड़े थे, या कहूं तो ओबीसी के नहीं, जातीय आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे। तो आज जैसे कि नेता प्रतिपक्ष हैं, आप क्या है, जैसे ही केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का आश्वासन दिया है तो एक क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है सभी में। तो हम कहते हैं ना कि ये सरकार 15 से आई है, पहले पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी। तो अब जैसे कि नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं, विपक्षी दल के नेता हैं राहुल गांधी जी, कि हमने सदन में कहा था कि हम ओबीसी की जातीय जनगणना हर हाल में आपसे कराएंगे। तो यदि आप उनसे हर हाल में जातीय जनगणना आपको कराने की जरूरत, और ये उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप भी पूर्व में केंद्र की सरकार में अच्छे खासे समय और लंबे समय तक रह चुके हैं। तो अब सत्ता से बेदखल होने के बाद आज राहुल गांधी जी को जातीय जनगणना याद आ रही है। जैसे पूर्व में भी मैंने कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराई और जातीय जनगणना के आंकड़े भी सार्वजनिक किए। तो यदि जातीय जनगणना होती है तो जातीय जनगणना से पहले, क्योंकि इस देश में ओबीसी आयोग नहीं है, SC ST आयोग है, क्योंकि आज जो हम जब कोई भी छोटे से छोटा सामान खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स पे करते हैं, उससे टैक्स जाता है, और वही टैक्स का पैसा देश की जनता पर खत्म होता है। कोई सरकार चाहे पूर्व में रही हो या वर्तमान की सरकार हो, चाहे भाजपा की या कांग्रेस की सरकार हो, तो सरकार का कोई खुद का उनका तो पैसा होता नहीं है, जनता द्वारा लिए गए सामान पर टैक्स दिया जाता है और वो सरकार हम पे लगाती है। तो SC ST OBC की जो जातीय जनगणना का विषय है
उससे पहले सरकार को ओबीसी के आयोग का गठन करना होगा। ओबीसी आयोग का गठन होगा और उसके बाद फिर जाति जनगणना होगी। और जाति जनगणना यदि होती है और हो जाती है तो होना चाहिए, अच्छी बात है, जिससे कि आपने जातियां बनाई तो फिर जाति गिनने में, जाति जनगणना कराने में कोई बुराई नहीं है। तो आपका जो ओबीसी आयोग बनेगा, आज SC ST का आयोग है तो सरकार SC ST आयोग को पैसा देती है और वो SC ST जो आयोग है वो SC ST पे पैसा लगाता है, उनका नेतृत्व करता है शिक्षा में, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो ओबीसी की जाति जनगणना से पहले ओबीसी आयोग बनना चाहिए और उस ओबीसी आयोग बनने के बाद जाति जनगणना हो जाए। मैं तो कहता हूं अगर सरकार ने कहा है तो, क्योंकि सरकार की बात पर विश्वास नहीं है। पूर्व में भी हमने सरकार को देखा, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो जब वो आंदोलन गति पकड़ा और तो सरकार ने उनसे आश्वासन दिया कि हम आपको MSP पे गारंटी देंगे, फसल बीमा योजना लागू करेंगे, और जब वो किसान वहां से हट गए तो सरकार ने उनकी मानी नहीं और आज भी किसान अपने अधिकारों से वंचित है। क्या लग रहा है कि जो एक राजनीतिक एक मतलब जो घोषणाएं होती हैं या राजनीतिक इसमें दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से, क्या ये पूरा नहीं होगा? बीजेपी बोल तो दिया है, उसके बावजूद भी क्या विश्वास नहीं है अभी उसमें? नहीं, विश्वास नहीं। इस देश में ओबीसी की जाति जनगणना के साथ साथ जो एक चर्चा का विषय बना हुआ था जिसको कहते हैं हम EVM, तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस EVM को मुद्दे को दबाने के लिए, उस EVM के मुद्दे को कमजोर करने के लिए आज ओबीसी की जाति जनगणना की केंद्र सरकार, वर्तमान सरकार या मोदी सरकार बात कर रही है। लेकिन ये देखते हैं जाति जनगणना, ऐसा तो नहीं बिहार के चुनाव होने के बाद केंद्र सरकार जनगणना का चर्चा ही ना करे, जनगणना के विषय पर। मतलब विश्वास अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका कहना है बीजेपी कई बार ऐसे अपने वादे पे मुकर गई है, इस वजह से आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक ये राष्ट्रीय मुद्दा है और वास्तव में अगर जातीय जनगणना अगर होती है तो उसके कुछ क्या फायदे ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में मिलेंगे? देखिए, ओबीसी जातीय जनगणना के सबसे बड़े फायदे तो ये है कि जैसे कि आज देश की जो जनता है, एक तबका जिसकी 3% जनसंख्या है या 5% संख्या है, 15% जनसंख्या है, वो देश के 90% संसाधनों पर उसका कब्जा है। और ओबीसी की जाति जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि ओबीसी की जाति जनगणना का मतलब है धन, धरती, राजपाट, जंगल जमीन में हिस्से की भागीदारी की बात है। जब ओबीसी की जाति जनगणना हो जाएगी, जाति जनगणना होने के बाद आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं कि किसकी कितनी संख्या है। और मैं तो सिर्फ ओबीसी की जनगणना की बात नहीं करता, सभी वर्ग की जनगणना होनी चाहिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तो SC ST जनगणना तो सभी की होगी, कोई एक ओबीसी अकेले की जनगणना के लिए थोड़ी। और उस जनगणना से ये पता लगेगा कि इस समाज की इतनी जनसंख्या है और इस समाज के पास इतना संसाधन है। जनगणना के बाद ये बाहर क्लियर होके आएगा कि जिनकी जनसंख्या कम है उनके पास संसाधन ज्यादा है, क्योंकि आजादी के बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई और उसी का कमी के कारण आज जो जंगल जमीन की हम बात करते हैं, राजपाट की बात करते हैं, जनसंख्या के अनुपात भागीदारी की बात करते हैं, जो आज तक नहीं मिल पाई है। जो आपने बात कही है कि संसाधनों पे जो कम % के लोग हैं उनका कब्जा है, जो जातीय जनगणना होगी तो वो तो सभी जातियों की जनगणना होगी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो सभी की जो जातियां आती हैं उनकी जातियों की जनगणना हो रही है। तो इसमें ये आंकड़े जरूर आ जाएंगे कि भाई कौन कितनी जनसंख्या में यहाँ पे निवासरत है और कर रहा है। अब बात रही संसाधनों की, तो संसाधन एक अलग मैटर है। अब कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, तो उसके के संसाधन भी उसमें बांटे जाएंगे। नहीं, देखिए, बाबा साहब ने इलेक्ट्रिसिटी बिल की मांग की थी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी जनगणना होगी और जनगणना होने के बाद ये पता चलेगा कि किसके पास कितनी सिस्टम में भागीदारी है। तो बात भागीदारी की है। आप आजादी के बाद से जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो एक व्यक्ति विशेष वर्ग जो उस समय भी सक्षम था, आजादी के बाद से भी वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से
वो अपना वर्चस्व बरकरार बनाए रखा हुआ है, क्योंकि उसने शिक्षा से वंचित करने का काम किया, सामाजिक रूप से कमजोर करने का काम किया। जो 85% तबका है उसको उनके हक और अधिकारों से वंचित रखने का काम किया। आजादी तो मिली, लेकिन राजपाट, धन, धरती और जंगल जमीन में हिस्से में भागीदारी ना मिल पाने के कारण आज जो 85% तबका है वो अपने हक अधिकारों से वंचित है और वो गरीबी से जूझ रहा है, मान सम्मान के लिए लड़ रहा है, अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है निरंतर। अच्छा, क्या लगता है इसमें जैसे जातिगत जनगणना हो जाती है उसके बाद जो राजनीतिक में सबसे ज़्यादा आज जो भागीदारी आप बता रहे हो कि सुनिश्चित हो पाएगी, जो पिछड़े की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, क्या उनकी उसमें भागीदारी उस हिसाब से सरकार करेगी? नहीं, सरकार तो यदि चाहती तो सरकार तो अभी 15 साल होने को आए सरकार को, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। पूर्व में भी सरकारें रही हैं। बात भागीदारी की तो है, हम लोग तो उस समय भी भागीदारी की मांग रख रहे थे। मान्यवर काशीराम साहब थे जिन्होंने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुलायम सिंह यादव जी हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया, तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। लालू यादव जी हैं बिहार में, उन्होंने भी इस संघर्ष जनगणना की मांग को निरंतर उठाते रहे हैं। बहन जी हैं, उन्होंने भी निरंतर इस बात को और इस ओबीसी की जाति जनगणना पर तमाम संघर्ष किया है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी जो जातियों का एक आकलन ऐसा लगाया जाता है जो कि ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग समाज है, उसका सबसे ज़्यादा ऐसा बताया जाता है कि जो हिस्सा है वो ओबीसी वर्ग का है। और ओबीसी वर्ग इससे किस प्रकार से जातिगत जनगणना से जो कि ताल्लुक रखता है और उससे कितनी इसमें हिस्सेदारी ओबीसी वर्ग पे मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जनगणना के बाद सही से ये हिसाब लगाया जा सकता है कि कौन कितने हिस्से में रह रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो कि एक स्वतंत्र भारत में पहली बार इस प्रकार की जो कि जनगणना, जाति जनगणना होगी, जिसमें कई आंकड़े ऐसे उजागर होने की संभावना है कि कई जो जातियां हैं जिनका नामो निशान भी नहीं मिलता था, लेकिन वो बहुत तादाद में, बहुत संख्या में बहुत बड़ी है, आज वो भी हो सकता है जाति जनगणना में वो स्पष्ट हो। तो ऐसे कई ऐसे अनुमान आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना से कई ऐसे नए खुलासे भी होंगे और कई नए अवसर भी लोगों को हो सकता है भी व्यवसाय में, राजनीति में और भी कई अन्य फील्ड में मिल सकते हैं। लेकिन ये तो सरकार अब इसके बाद क्या स्टैंड लेती है, ये अब जब जातिगत जनगणना होगी और उसके बाद जो भी निष्कर्ष आएंगे उस पर किस प्रकार से फिर प्रतिक्रिया आएगी लोगों की, जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। और राहुल जी से हम एक अंतिम सवाल और पूछेंगे, आप युवा हैं और युवा होने के नाते जातिगत जनगणना, जैसे कि अभी एक आदेश किया है कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, मतलब सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि जरूरत है और मांग भी है देश में जातिगत जनगणना की। उसके बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर एजुकेशन सेक्टर जिसको हम कहते हैं, और जिसमें अभी भी कई ऐसे पिछड़े दलित वंचित जो बच्चे हैं जो सोचिए गरीबी के कारण जो पढ़ नहीं पाते, जिनको ये समझ लिया अवसर नहीं मिल पाते, तो उनको भी कितना फायदा इसमें जातिगत जनगणना से होने वाला है? नहीं, जाति जनगणना होने के बाद जो आज अपने हक और अधिकारों से वंचित रह गई जो समाज, जिनकी गिनती ही नहीं हुई कभी, तो इस जब जनगणना होगी तो वो इस जनगणना की लिस्ट में आएंगे, और जब जनगणना होगी तो उस लिस्ट में आएंगे तो पता चलेगा कि किसको कितना हक और अधिकार मिला है, किसको कितना शिक्षा से वंचित रखा गया है। जनगणना होगी तो तमाम सारी सभी जातियां जो पिछड़े वर्ग की, उन सबकी सूचियां बनेंगी। सूचियां बनने के बाद सरकार आकलन करेगी, और सरकार आकलन नहीं करेगी, जब वो जनगणना होगी तो हम बताएंगे सरकार को, क्योंकि निरंतर हम लोग फील्ड में काम करते हैं, देखते हैं, जाते हैं कि किस समाज को कितना वंचित रखा गया है। तो जब जाति जनगणना होगी तो सारी सूची बन जाएगी, सूची बनने के बाद पता चल जाएगा किसको कितनी कमी है, कौन कितने हक और अधिकारों से वंचित रहा है। साथ ही मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा मुद्दा एक विपक्ष के पास भी था जातिगत जनगणना का, जो कि आज एक तरह का मुद्दा विहीन भी विपक्ष होती नजर आ रही है इसमें, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा जो कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी हमेशा सदन में उठाते थे कि जो बड़ी जो आबादी में बड़ी हैं जातियां हैं उनकी कोई गिनती नहीं होती, जिसके कारण उनका हक अधिकार नहीं मिल पाता। एक ये
इस पे कई युवा भी हैं और कई समाजसेवी लोग भी ये भी इसमें प्रतिक्रिया देते हैं, जब कांग्रेस अपने शासन में थी, सत्ता में थी, उस वक्त कांग्रेस ने क्यों ऐसा नहीं सोचा कि जातिगत जनगणना कराना इतना जरूरी है। आज आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस को कि ये चीज जातिगत जनगणना इतनी इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। तो इसके पीछे एक राजनीतिक कारण भी आप जान सकते हैं। हो सकता है कि जब सत्ता चली गई हाथ से, तब इनको वो मुद्दे ध्यान आ रहे हैं जो कि खुद जब थे उस टाइम पे नहीं करा पाए। तो आज चलो जैसा भी है, लेकिन आज जो सत्ता जो बीजेपी की है, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि जातिगत जनगणना देश में होगी, चाहे वो बिहार चुनाव के बाद हो या जैसे भी चुनाव के वजह से अगर ये जातिगत जनगणना करनी पड़ी या करानी पड़ी, तो ये भी मुद्दा हो सकता है। तो साथियों, अब क्या इसका निष्कर्ष निकल के आता है, ये तो जातिगत जनगणना होगी तब मालूम चलेगा, और जब आंकड़े आएंगे उसके बाद मालूम चलेगा। तो ऐसे ही हम प्रतिक्रिया और भी लोगों से लेते रहेंगे। क्या आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय लिखें। धन्यवाद। आप देखते रहें एक देश एक आवाज न्यूज।